आज सुबह से खुशी ने ये ठान लिया था कि अब वो घर के सब कामों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगी। इसके लिए रजत चाहे उसके साथ कुछ भी करे, वो पीछे नहीं हटेगी और दादाजी की देखभाल भी करेगी। चाहे रजत उसे धक्का देकर कमरे से बाहर कर दे, वो फिर भी एक ढीठ की तरह वहां जाएगी। खुशी नहाकर और कपड़े पहनकर बाहर आई और किचन की ओर बढ़ गई। किचन में जॉली ही काम कर रहा था, बाकी सब नौकर और कामों में लगे थे। तो खुशी भी उसके पास आकर बोली, लाओ मैं हेल्प करती हूँ। जॉली ने उसे गर्दन हिलाकर मना कर दिया और बोला, आप बीमार हैं, आराम करना चाहिए आपको दी। खुशी ने जबरदस्ती उसके हाथ से सामान लेकर कहा, मैं इस घर की बहू हूँ और मेरा हुक्म मानना तुम्हारा काम है, इसलिए जो कह रही हूँ वो करो। खुशी ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो जॉली ने सिर झुकाकर उसे सामान दे दिया और उससे थोड़ा दूर होकर खड़ा हो गया। खुशी ने नाश्ता बनाते हुए कहा, तुम जाकर दादाजी को देखो, उठ गए क्या वो? तब तक मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। जॉली ने हैरानी से खुशी को देखकर कहा, लेकिन रजत सर ने तो मना किया है आपको। खुशी ने फिर से सख्त लहजे में कहा, मैंने कहा ना, जाकर देखो, मैं आती हूँ अभी। जॉली चुपचाप वहां से निकलकर दादाजी के कमरे की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसे रजत का कमरा दिखा जो अभी तक खाली ही था। रजत रात से ही घर नहीं आया था। जॉली जानता था ऐसा तभी होता था जब रजत बहुत ज़्यादा गुस्से में होता था, तो वो घर के बजाय बाहरी सड़कों पर गाड़ी को घुमाया करता है, और आज भी शायद ऐसा ही हो रहा था। रजत का गुस्सा कितना खतरनाक है, एक कभी तक सिर्फ जॉली ने देखा था, इसीलिए वो सब समझता था। लेकिन जॉली ये नहीं जानता था कि रजत गुस्सा किसी वजह से है। अगर उसके गुस्से की वजह खुशी है तो ये खुशी के लिए बहुत दर्दनाक होने वाला था। जॉली सोचते सोचते दादाजी के कमरे में आ गया। दादाजी आंखों को खोले उसे ही देख रहे थे। खुशी ने नाश्ता तैयार किया और प्लेट में लगाकर ले जाने लगी। तभी एक लड़का आया और बोला, मैम आप बीमार हैं, आपको अपने कमरे में रहना चाहिए था। अगर रजत सर को पता चला तो वो हमारी सैलरी काट लेंगे। आपकी वजह से दादाजी को कुछ भी हो सकता है। खुशी ने एक भुई उचकाकर कहा, अच्छा, और तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? तुम्हारा काम है घर की साफ सफाई करना और तुम्हारी सैलरी तुम्हें टाइम पर मिल जाएगी। दादाजी के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, समझे? और आगे से ध्यान रखना कि मुझे किसी भी काम के लिए टोकना मत। नौकर खुशी को बेबाकी से बोलता देख चुप हो गया और सिर झुकाकर चला गया। खुशी ने एक नज़र उसे देखा और सिर हिलाकर आगे जाते हुए बोली, सबको सिर पर चढ़कर नाचने का शौक है यहाँ, मालिक तो मालिक, नौकर भी खुशी। खुशी दादाजी के कमरे में आई और नाश्ता टेबल पर रखकर बोली, जॉली तुम जाओ सर के नाश्ते का इंतजाम करो, दादाजी को नाश्ता मैं करवा दूंगी। जॉली ने धीरे से कहा, लेकिन सर तो रात से घर ही नहीं आए हैं, लगता वो किसी वजह से गुस्से में है, इसीलिए घर से बाहर हैं। खुशी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा और दादाजी को नाश्ता कराने के लिए उसे तैयार करने लगी। जॉली जा चुका था और खुशी ने दादाजी को नाश्ता करवा दिया। फिर वो उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर बोली, आपको पता है, मुझे लगा था कि अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचा, लेकिन आपको देखकर मेरी जो जीने की इच्छा शक्ति है वो दृढ़ हो गई है। एक वक्त था जब मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, तब भी मैंने मरने का रास्ता नहीं चुना, पर अब मुझे जीने की उम्मीद मिल गई है दादाजी। मुझे आपको ठीक करना है, उसके लिए चाहे मुझे उस जंगली मानुस से लड़ना या उसकी मार ही क्यों ना खानी पड़े, मैं करूँगी, लेकिन आपको ठीक करके रहूँगी। आपको मैं याद नहीं होंगी, लेकिन आप मुझे अच्छे से याद हो। पहली बार में ही पहचान लिया था मैंने आपको, लेकिन उस जंगली मानुस ने मुझे बाहर निकाल दिया, पर अब नहीं। खुशी दादाजी से बिना किसी जवाब की उम्मीद किए बात कर रही थी। तभी दरवाजे से आवाज़ सुनी, तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने के लिए। ये रजत की आवाज़ थी। इतना तो खुशी समझ गई थी, लेकिन अब वो क्या करे, उसे समझ नहीं आया।
इसीलिए वो वहाँ शांति से बैठी रही। जब खुशी ने कुछ नहीं कहा तो रजत उसकी ओर बढ़ गया। खुशी ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा तो रजत को और गुस्सा आया। उसने खुशी की बाजू को पकड़कर उसे उठाया और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर ले जाकर खड़ा कर दिया और दरवाजे को बंद करते हुए बोला, तुम्हारी जगह यहाँ है। इस दहलीज को पार करने की औकात नहीं है तुम्हारी, इसीलिए अपनी औकात के हिसाब से रहो, समझी? खुशी ने खुद को काफी मजबूत किया था, लेकिन वो मजबूती रजत के चंद शब्दों में बह गई और खुशी फिर से पहले की तरह रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे तो रजत आगे बोला, जिस काम के लिए यहाँ आई हो उस पर फोकस करो। मेरे दादाजी की देखभाल करने का काम तुम्हारा नहीं है। खुशी ने मन ही मन कहा, ये तुम्हारे ही नहीं, मेरे दादाजी भी हैं। जंगली मानुस। लेकिन खुशी की आवाज़ रजत के सामने नहीं निकली। अब भी खुशी कुछ नहीं बोली तो रजत ने उसे पकड़कर खुद के करीब करके कहा, तुम जैसी लड़कियों की कोई औकात ही नहीं होती जो पैसों के लिए अपना जिस्म अपनी कोख तक बेच देती हैं। उनकी क्या औकात लगाई जा सकती है? रजत ने जैसे ही कहा, खुशी की आंसुओं से भरी नजरें रजत पर जाकर टिक गई। उसे समझ नहीं आया कि रजत किस बारे में बात कर रहा है। जब रजत ने खुशी की आंखों में आंसू देखे तो मुस्कुराकर बोला, अब तुम्हारी ये नकली आंसू देखकर पिघलने वाला नहीं हूं मैं। तुम्हारी सच्चाई का सबूत अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। इसीलिए अब मेरे सामने ये मासूम और भोली बनने का नाटक बंद कर दो और जाओ यहाँ से। खुशी ने रजत की बात पर अपनी आंखों को बंद कर लिया तो उसकी भरी आंखों से आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। रजत ने खुशी को देखना जारी रखा। उसे लगा कि खुशी कुछ बोलकर अपना पक्ष रखेगी, लेकिन खुशी कुछ नहीं बोली। वो चुपचाप वहां से चली आई। रजत खुशी को देखता ही रह गया। एक बार फिर वो खुशी के लिए सोचने पर मजबूर हो रहा था, लेकिन तभी उसे फाइल में खुशी के लिए सिग्नेचर याद आए तो उसने खुद से कहा, बहुत चालाक लड़की है ये, किसी को भी अपना मासूम सा चेहरा दिखाकर बर्बाद कर सकती है। मुझे जल्दी से जल्दी इसे काम करवा कर घर से बाहर करना होगा। रजत ने सिर हिलाया और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। खुशी अपने कमरे में आई और बेड के कोने पर बैठ गई। उसके दिमाग में रजत के कहे शब्द घूम रहे थे। वो जानती थी कि वो खुद को चाहे कितना भी मजबूत कर ले, किसी न किसी के शब्द उसको रुला ही देते हैं। हर बार वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करती और फिर किसी के शब्द उसे रोने पर मजबूर कर देते। अपने घर पर भी वो हमेशा खुद को दूसरों के सामने स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए रोज फैसला करती थी, लेकिन वो हर बार कमजोर पड़ जाया करती थी। खुशी अब रो नहीं रही थी, बल्कि वो शांत बैठ सोच रही थी कि वो ऐसा क्या करे जिससे वो रजत के सामने अपनी बात रख सके। काफी देर तक सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो बालकनी में आकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद उसे किसी की हलचल महसूस हुई तो उसने पीछे मुड़कर देखा। रजत कुछ नौकरों के साथ वहां खड़ा था। नौकरों के हाथ में कुछ फाइलें और लैपटॉप था। खुशी रजत को देखकर थोड़ी गुस्से में आ गई, लेकिन जब उसे फाइल दिखी तो उसके दिमाग में और ही ख्यालात आने लगे। वो समझ चुकी थी कि अब रजत उसके साथ यहीं रहने वाला है। रजत खुशी को एक नज़र देखकर जॉली से बात करने लगा, जो अभी कुछ फाइल लेकर आया था। खुशी ने भी अपनी गर्दन घुमा ली। कुछ ही देर में रजत ने अपना सारा सामान खुशी के कमरे में सेट करवा लिया। सब चले गए तो खुशी भी रजत को इग्नोर करते हुए वहां से बाहर जाने लगी। तभी रजत बोल पड़ा, कहाँ जा रही हो? खुशी रुक गई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ देर तक खड़ी रही, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं सूझा तो वो बिना बोले ही वहां से निकल गई। रजत को ये उसकी बेइज्जती जैसा लगा तो वो झट से खुशी के पीछे गया, जो अभी दरवाजे के पास ही पहुंची थी। रजत ने उसकी बाजू को पकड़कर अपनी ओर घुमाया और बोला, जब मैं कुछ पूछूं तो बिना जवाब दिए जाने की गलती मत करना, वरना किसी दिन अच्छा नहीं होगा। खुशी ने अपनी नज़रों को झुका लिया तो रजत ने फिर से उसकी बाजू पर दबाव देते हुए कहा,
मैंने भी कहा था कि जब मैं बात करूं तो तुम्हारी नज़रें मुझ पर होनी चाहिए। खुशी का दिमाग सुन्न हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। कहाँ जा रही थी वो कैसे बताए कि रजत के आने से वो कमरे से बाहर जाना चाहती थी। लेकिन अगर वो बोलेगी भी तो रजत गलत ही समझेगा। इसीलिए वो अब भी चुप रही। रजत ने खुशी को दीवार के लगा दिया और खुद उसके करीब आकर बोला, मैं आज से इसी कमरे में रहूंगा। मैं चाहता हूँ हम दोनों करीब हों, ताकि जिस काम के लिए तुम यहाँ आई हो वो जल्दी से पूरा हो। फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। खुशी ने अब नज़रों को रजत पर टिका लिया और उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगी। रजत आगे बोला, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही चलेंगे अब। हम दोनों आज से एक साथ कमरे में रहेंगे। और तुम समझ रही हो ना? तुम जल्दी से बच्चा पैदा करो और मुझसे छुटकारा पाओ। बच्चा होते ही मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी दूंगा। माला माल कर दूंगा तुम्हें। खुशी ने पहली बार रजत को सुनने के लिए अपने आप को परमिशन दी थी। लेकिन अब रजत की बातें सुनकर उसे इस कदर गुस्सा आया कि रजत को खुद से दूर धक्का दिया और अपना पूरा जोर लगाकर रजत के गाल पर एक तमाचा रख दिया। रजत तो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो एकदम रिलैक्स खड़ा था। खुशी के धक्का देने से वो पीछे हो गया और थप्पड़ भी खा लिया। रजत ने खुशी की आंखों में देखा तो खुशी की आंखें आंसुओं से भरी लाल और गुस्से में दिखाई दी। खुशी के चेहरे से लग रहा था कि अब वो रजत को बहुत कुछ बोलेगी और अपना गुस्सा उतारेगी। लेकिन खुशी कुछ बोली नहीं, बल्कि उसने गुस्से से रजत को अंगुली दिखाते हुए कुछ कहने की कोशिश की, पर उसने लंबी सांस लेकर अंगुली को वापस करते हुए वहां से निकल गई। रजत एक बार फिर अचंभित था खुशी के इस व्यवहार से। उसने तो वही दोहराया था जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। तो फिर खुशी ऐसे क्यों करके गई है? रजत ने अपना सिर हिलाया और अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। आज पहली बार उसे किसी लड़की के थप्पड़ मारने पर गुस्सा नहीं आया, वरना वो किसी लड़की की तेज आवाज तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आज उसे गुस्सा आने के बजाय खुद के शब्दों को सोचना पड़ रहा था कि वो क्या बोल कर आया है। खुशी छत पर आ गई और वहां जोर जोर से रोने लगी और तब तक रोती रही जब तक कि उसके आंसू खत्म नहीं हो गए। जब उसे लगा कि अब वो और नहीं रो सकती तो वो दीवार के सहारे लगकर बैठ गई और आसमान की ओर देखने लगी। आज खुशी के साथ बादल भी थे जो बरसने को आतुर थे। फर्क इतना था कि खुशी के आंसू बरस चुके थे और बादलों के बरसने वाले थे। खुशी ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, क्यों आप दोनों मुझे छोड़कर चले गए? मुझे भी अपने साथ ले चलते ना। इस मतलब से भरी दुनिया में मेरा अपना कोई भी नहीं है। खुशी तेज आवाज में चिल्लाई और बोली, अब नहीं जिया जाता मुझसे। तंग आ गई हूँ मैं इस जिंदगी से। इसीलिए मैं आज मैं आपके पास आ रही हूँ पापा। मुझे माफ़ कर देना। आपकी बेटी हार गई है इस दुनिया से, लोगों से। अब और नहीं चल पाऊंगी मैं पापा। खुशी का गला भर आया और वो छत से कूदने के लिए खड़ी हो गई। तेज हवा चलने लगी थी और अचानक से जोरदार बारिश होने लगी। खुशी ने अपने हाथों को फैलाया और चेहरे को ऊपर करके वो मुस्कुरा दी, मानो आज मरने में ही उसे खुशी मिल रही हो। कुछ देर तक वो यूं ही खड़ी रही, फिर उसने अपने कदम बढ़ाए और छत के किनारे पर आकर फिर से हाथों को फैलाकर आंखों को बंद करके बोली, अलविदा डियर जिंदगी।